हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम संसदीय समितियों से संबंधित टॉप 45 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1991 ईस्वी में। दोस्तों, संसद के कामकाज को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने के लिए नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत 1991 में की गई। इसका उद्देश्य था कि विधेयकों, मंत्रालयों के कार्यों और सरकारी नीतियों की विस्तार से जांच और समीक्षा की जा सके। बाद में इस व्यवस्था का विस्तार किया गया और 1993 में विभाग संबंधी स्थायी समितियों का गठन किया गया, जिससे संसदीय समिति प्रणाली और अधिक मजबूत हुई। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसद की नियम समिति द्वारा। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत संसद की नियम समिति की सिफारिश पर की गई थी और इसका उद्देश्य था संसद के कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना, विधेयकों की गहराई से जांच करना, मंत्रालयों के कामकाज पर बेहतर निगरानी रखना। और इसके बाद 1991 में नई संसदीय समिति प्रणाली लागू हुई और 1993 में विभाग संबंधी स्थायी समितियों का गठन किया गया। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 17। 12 अप्रैल 1993 से भारत में विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति प्रणाली लागू हुई थी। शुरुआत में कुल 17 विभाग संबंधी संसदीय समितियों ने कार्य करना शुरू किया था और बाद में सरकार के मंत्रालयों और विभागों की संख्या बढ़ाने के साथ इन समितियों की संख्या भी बढ़ाकर 24 कर दी गई। और इस प्रणाली का उद्देश्य था मंत्रालयों के कार्यों की गहन समीक्षा करना, विधेयकों की जांच करना और संसद की कार्यकुशलता बढ़ाना। संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का स्थायी समिति और तदर्थ समिति, ये दोनों होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त दोनों। स्थायी समितियां ये स्थायी रूप से कार्य करती हैं। इनका पुनर्गठन समय समय पर होता रहता है, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, विभाग संबंधी स्थायी समितियां आदि। और दूसरी है तदर्थ समितियां। इन्हें किसी विशिष्ट कार्य या विशेष विधेयक की जांच के लिए बनाया जाता है और कार्य पूरा होने के बाद ये स्वतः समाप्त हो जाती हैं। इसलिए संसद की समितियां स्थायी और तदर्थ दोनों प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में कौन स्थायी समिति है? राइट आंसर है इस प्रश्न का प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और नियम समिति, ये तीनों ही समिति हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। संसद की स्थायी समितियों में कई समितियां आती हैं। इनमें प्रमुख हैं प्राक्कलन समिति, सरकारी खर्चों का अनुमान और मित व्ययता के सुझाव देती है। और है लोक लेखा समिति, सीएजी की रिपोर्टों की जांच करती है और सरकारी खर्चों का परीक्षण करती है। और है नियम समिति, संसद की कार्यवाही के नियमों में संशोधन और सुधार के सुझाव देती है। ये तीनों स्थायी समितियां हैं। निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, प्रवर समिति। किस समिति को स्थायी मित व्ययिता समिति भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
प्राक्कलन समिति को स्थायी मित व्ययिता समिति भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति को स्थायी मित व्ययिता समिति कहा जाता है और इसका मुख्य कार्य है सरकारी विभागों के अनुमानित व्यय की जांच करना, सरकारी खर्च में मित व्ययिता लाने के सुझाव देना और प्रशासन को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के उपाय सुझाना। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, 30 सदस्य होते हैं। सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा की। प्राक्कलन समिति केवल लोकसभा की समिति होती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये सभी सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं और राज्यसभा का कोई भी सदस्य इस समिति का सदस्य नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति है, जो एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना और संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। निम्न में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राक्कलन समिति। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति में नहीं होते हैं। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1950 में किया गया था। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 22 सदस्य हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इनमें 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं और इस समिति का मुख्य कार्य है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की जांच करना और यह देखना कि सरकार ने संसद द्वारा स्वीकृत धन का सही और नियमानुसार उपयोग किया है या नहीं। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, 15-7। लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों में से ही चुने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राजभाषा के राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7 सदस्य होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति जो है वो कार्य करती है। परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? राइट आंसर है लोक लेखा समिति की। निम्नलिखित में
वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन करती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा के अध्यक्ष को। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना है, यह इसका मुख्य कार्य है। लोक लेखा समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना है। यह समिति का सुनिश्चित करती है कि संसद द्वारा स्वीकृत धन का सही उपयोग हुआ है या नहीं, सरकारी खर्च नियमों के अनुसार हुआ या नहीं, कहीं धन का दुरुपयोग या अनियमितता तो नहीं हुई है। और महत्वपूर्ण बात है कि लोक लेखा समिति सरकार के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती और न ही आदेश पारित करती है, ये केवल जांच करके अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करती है। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सरकारी उपक्रम समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, लोक लेखा समिति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? राइट आंसर है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। संसद की वित्तीय समितियों और कुछ महत्वपूर्ण संसद समितियों की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कोई भी मंत्री इनका सदस्य नहीं बन सकता। इसमें शामिल हैं प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति। यदि इन समितियों का कोई सदस्य बाद में मंत्री बन जाता है तो वह समिति की सदस्यता स्वतः छोड़ देता है और इस व्यवस्था का उद्देश्य है कि समितियां सरकार के कार्यों की निष्पक्ष जांच कर सकें। लोकसभा अध्यक्ष की समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियम समिति। लोकसभा अध्यक्ष नियम समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नियम समिति का मुख्य कार्य है लोकसभा की कार्यवाही से संबंधित नियमों की समीक्षा करना, आवश्यकता पड़ने पर नियमों में संशोधन का सुझाव देना और सदन की कार्यवाही को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाना। विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोई निश्चित नहीं है। प्रवर समिति एक तदर्थ समिति होती है। इसे किसी विशेष विधेयक की जांच के लिए बनाया जाता है। इस समिति के सदस्यों की संख्या संविधान या नियमों में सुनिश्चित नहीं की गई है। आवश्यकता के अनुसार सदन इसकी सदस्य संख्या तय करता है, इसलिए इसकी अधिकतम संख्या निश्चित नहीं होती है। अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, 20-10। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। इनमें 20 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। और इस समिति का मुख्य कार्य है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करना, उनके संवैधानिक अधिकारों, सुरक्षा उपायों का
उपायों के क्रियान्वयन की जांच करना और सरकार को आवश्यक सुझाव देना। संसद के समितियों के सदस्य, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। संसद की समितियों के सदस्य बनने के दो तरीके होते हैं। पहला है कुछ समितियों के सदस्यों का चुनाव सदन अपने सदस्यों में से करता है, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति आदि। और दूसरी है कुछ समितियों में सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। निम्नलिखित में से संसदीय समितियों के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा सभापति द्वारा लाए गए तथा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव के आधार पर अथवा नामांकन के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है अथवा सदस्यों का चयन किया जाता है। संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 45 सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में सामान्यतः कुल 45 सदस्य होते हैं। इनमें 30 सदस्य जो है लोकसभा से होते हैं और 15 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस समिति का गठन किसी विशेष राष्ट्रीय महत्व के मामले या घोटाले की जांच के लिए किया जाता है और यह स्थायी समिति नहीं बल्कि तदर्थ समिति होती है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 30-15। कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 11 सदस्य होते हैं। जब 1993 में 17 विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया गया था, तब 11 समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते थे और 6 समितियों के अध्यक्ष राज्यसभा के होते थे और बाद में समितियों की संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई, लेकिन यह प्रश्न 17 समितियों वाली व्यवस्था से संबंधित है। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 45। संयुक्त प्रवर समिति एक तदर्थ समिति होती है। इसका गठन किसी विशेष विधेयक की विस्तृत जांच और समीक्षा के लिए किया जाता है। इस समिति में सामान्यतः कुल 45 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से। यह समिति अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करती है, जिसके बाद विधेयक पर आगे विचार किया जाता है। संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 30-15। निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्य सलाहकार समिति। कार्य सलाहकार समिति का मुख्य कार्य संसद के कार्यों का समय निर्धारित करना होता है और यह समिति तय करती है कि किस विधेयक पर कितनी देर चर्चा होगी, किस विषय पर कब और कितना समय दिया जाएगा, सदन का कार्य सुचारू रूप से कैसे चले। और महत्वपूर्ण तथ्य है कि लोकसभा की कार्य सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा।
भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति या लोक उपक्रम समिति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, यानी ये तीनों ही सही हैं। भारत की संसद की 3 प्रमुख वित्तीय समितियां हैं। पहली है लोक लेखा समिति, सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है और सरकारी खर्च की समीक्षा करती है। दूसरी है प्राक्कलन समिति, ये बजट के अनुमानों की जांच करती है और सरकारी खर्च में मितव्ययिता के सुझाव देती है। और तीसरी है लोक उपक्रम समिति, सार्वजनिक उपक्रम के कार्यों और प्रदर्शन की जांच करती है। इसलिए तीनों ही संसद की वित्तीय समितियां हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने संसदीय समितियों से संबंधित टॉप 45 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।